नमस्कार विद्यार्थियों, आज से हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स के पार्ट और हमारे केमिस्ट्री के पार्ट भी आपको मॉर्निंग से मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के पार्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। बायोलॉजी के हमारे काफ़ी पार्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो और डेली क्यूज के रूप में भी अपलोड होते जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आप इन डेली क्यूज को जरूर देखें, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इन क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिए, ठीक है ना। नोट जरूर करें और इनकी बार बार रीडिंग करें, ठीक है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी दर्पण के पीछे और ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो वस्तु के जो प्रतिबिंब का आवर्धन है ऑप्शन ए -1 से कम, ऑप्शन बी -1 से अधिक और ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है 0। तो जब भी हमें आवर्धन पूछे ना तो वह क्या होगा? अवतल दर्पण का -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा हमेशा सीधा एवं आभासी, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा एवं वास्तविक, ऑप्शन सी है सीधा और भी उल्टा, यानी सीधा भी और उल्टा भी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा एवं आभासी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। देखिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उत्तल दर्पण जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने का जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मोटरसाइकिल का दर्पण वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी क्रांतिक बिंदु और ऑप्शन डी है त्रिक बिंदु। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको डीप लगते हैं तो इसी प्रकार के जो पैटर्न है वो क्वेश्चन का इसी प्रकार रहेगा, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ताप की संकल्पना उष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? ऑप्शन ए शून्यवां नियम, ऑप्शन बी प्रथम नियम, ऑप्शन सी द्वितीय नियम, ऑप्शन डी है तृतीय नियम। तो जो ताप की संकल्पना जो है उष्मा गति के शून्यवां नियम से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नियत दाब गैस तापमापी की रचना एवं क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। ऑप्शन ए बॉयल नियम, ऑप्शन बी दाब के नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स के नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो नियत ताप गैस तापमापी की रचना और जो क्रियाविधि है वो चार्ल्स के नियम के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किसी वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने, ऑप्शन बी बोर वैज्ञानिक ने, ऑप्शन सी डाल्टन वैज्ञानिक ने और ऑप्शन डी है प्लॉन्क ने। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्लॉन्क वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन बी बामर श्रेणी, ऑप्शन सी पाश्चन श्रेणी और ऑप्शन डी है ब्रैकेट श्रेणी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बामर श्रेणी जो है वो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो है दृश्य भाग में पड़ी रहती है, कौन सी? बामर श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ी रहती है? पहला क्वेश्चन था हमारा श्रेणी जो दृश्य भाग में, सेकंड पराबैंगनी भाग में। ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन बी बामर श्रेणी, ऑप्शन सी पाश्चन श्रेणी और ऑप्शन डी है फूड श्रेणी। तो याद रखना पराबैंगनी भाग पूछा जाए तब तो आएगा यहाँ पर हमारा लाइमन श्रेणी, ऑप्शन ए राइट होगा, और अगर दृश्य भाग पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? बामर श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस बल के कारण रहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी कूलॉम बल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए काफी बार जो है विद्यार्थियों ने गुरुत्वाकर्षण बल किया था, लेकिन देखिए
जब भी परमाणु में होता है ना, तो परमाणु में कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, ठीक है। कूलाम जो बल होता है, जो कूलाम के नियम है, कूलाम के लॉ है, वो ही लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। ऑप्शन ए जेड के, ऑप्शन बी जेड स्क्वायर के, ऑप्शन सी है जेड -1 के और ऑप्शन डी है जेड -2 के। तो याद रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जेड स्क्वायर की जो है वो जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अचर आयतन गैस तापमान भी जिस नियम के अनुसार कार्य करता है वह नियम है। तो यहाँ पर नियम पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए दाब का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो दाब का नियम है वो अचर आयतन गैस तापमान भी के नियम के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो याद रखें, जो निम्न ताप होता है, निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर अगर हमें नापना है तो उसमें कौन सी गैस उपयुक्त है, हीलियम है। और आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पठन देता है वह है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है -40 डिग्री और ऑप्शन डी है 30 डिग्री। तो याद रखना सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट पैमाने का समान जो पठन है वो कौन सा होता है, -40 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, सीधा है या फिर उल्टा है। तो जब जो आवर्धन m है वो ऋणात्मक है यानी -m है, तो वो याद रखना इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, उल्टा होगा। अगर प्लस है तो कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी f और ऑप्शन डी 2f। तो हमें समतल दर्पण पूछा गया है तो जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फोकस दूरी। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में, इसको जरूर नोट करें कि फोकस दूरी एवं जो वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। ऑप्शन ए f बराबर r/2, ऑप्शन बी f बराबर 2r, ऑप्शन सी r बराबर f/2 और ऑप्शन डी है r बराबर f। तो ये जो है 12th बेस के आधार पर जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन जो ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण पूछा गया है और मैंने आपको पहले भी ये एक क्वेश्चन बताया था कि जो मोटर गाड़ियों के जो आगे का जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है। और यहाँ पर जो उत्तल दर्पण का हमें आवर्धन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना जो उत्तल दर्पण है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर याद करें। तो जो आवर्धन होगा वो -1 से कम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी एम्पियर ने, ऑप्शन सी ऑस्टेड ने और ऑप्शन डी है फेराडे ने। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑस्टेड ने जो है वो चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए टाइप किए हैं क्योंकि इसमें जो ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब आपको अगर ऑप्शन में स्थिर, काफी बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम जो है वो टिक लगा दें ए या बी को, लेकिन नहीं, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जो है वो एक गतिमान जो स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी केवल चाल, ऑप्शन सी केवल गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो याद रखना चाल और गतिज ऊर्जा जो दोनों है चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान कण में क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी परिवर्तित नहीं होती है चाल और गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है।
पहले तो बात ये कि आपको लोरेंज जो बल है वो याद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी एम्पियर के तैरने का नियम और ऑप्शन डी मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम। तो जो लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं वो किससे करते हैं हम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? ऑप्शन ए कालांतरण, ऑप्शन बी आवर्ती में परिवर्तन, ऑप्शन सी वेग में परिवर्तन और ऑप्शन डी है तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। तो जो व्यतिकरण होता है वो किस घटना के कारण होता है? कालांतर घटना के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन बी पाई और ऑप्शन डी है 3π/2। तो याद रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथांतरण जो है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई के बराबर, ऑप्शन बी है लेमड़ा के बराबर, ऑप्शन सी है λ/2 के बराबर के विषम गुणक और ऑप्शन डी है λ/2 के समगुणक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विषम पद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण और ऑप्शन सी है अनुनाद के कारण, ऑप्शन डी है व्यतिकरण के कारण। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो विस्पंद की उत्पत्ति वो दोनों तरंगों में व्यतिकरण के कारण होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज में। हमारे केमिस्ट्री का क्यूज आपको अपलोड हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।